नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। भारत के जो इस समय डिसीजन मेकर हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये जस्टिन ट्रूडो जैसे लोगों को कैसे उसकी जगह और औकात बताई और दिखाई जाती है। पिछले कुछ दिनों में भारत ने जो स्टेप उठाए हैं, उसमें जस्टिन ट्रूडो पूरी दुनिया में अलग-थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज की तारीख में कोई भी उनके साथ खड़ा हुआ नहीं है। जिनके पास वो रोते झींकते हुए गए थे कि आप भारत की निंदा करिए, उनमें से किसी ने भी भारत की निंदा करने से इनकार कर दिया। नंबर 2, भारत अब एक्शन के मूड में है और ये एक्शन हमें पिछले दिनों चंडीगढ़ में भी दिखाई दिया, सेक्टर 15C में, अमृतसर में भी दिखाई दिया, जहां जो ये खालिस्तान समर्थक है पन्नू, इसकी कोठी जब्त की गई, इसकी कृषि भूमि करीब 40 कनाल के आसपास वो जब्त की गई। हरदीप सिंह निज्जर जो जून में मारा गया था वहां एक गुरुद्वारे के सामने, उसकी भी जो प्रॉपर्टी है उस पर एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है। देखिए, भारत ने बहुत स्पष्ट संकेत दिए हैं कि एंटी इंडिया एलिमेंट और उन एलिमेंट्स को जो भी संरक्षण दे रहे हैं, अब हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके आगे के स्टेप उठाए गए हैं। करीब करीब 300 से ज्यादा ऐसे चेहरे हैं जो अमेरिका में, ब्रिटेन में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए हैं, जिन्होंने भारतीय दूतावास, उच्चायोग और जो हमारे कॉन्सुलेट हैं, उनमें या तो तोड़फोड़ की है या उन पर हिंसक प्रदर्शन किया है या हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने की कोशिश की गई है। इन चारों ही देशों को उनकी फोटो, उनकी वीडियो, उनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का प्रेशर बिल्डअप कर दिया गया है। इसके अलावा भारत ऐसे लोगों की जो डबल सिटीजनशिप है, जिसको हम कहते हैं कि ओसीआई, ऐसे लोगों की जो जो प्रमाण पत्र हैं, जो पहचान पत्र हैं, वो रद्द करने की तैयारी कर रही है। और जितने लोग मैंने गिनाए हैं कि जिन्होंने हमारे कॉन्सुलेट पर, उच्चायोग पर, दूतावासों पर हिंसक प्रदर्शन किए हैं, इनके पास अगर भारतीय पासपोर्ट हैं तो वो भी रद्द करने की तैयारी कर ली गई है। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, रक्षा सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ, पूर्व मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब। सिन्हा साहब से जुड़कर के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सिन्हा साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। भारत माता की जय हो ओंकार जी। सिन्हा साहब, जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से किया गया है, भारत को जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई है, G20 के सफल आयोजन पर जिस तरीके से मिट्टी और पानी डाल करके उसे खत्म करने की एक साजिश हुई है इंटरनेशनल लेवल पर, ऐसा लगता है कि भारत ने इसे बहुत सख्ती से लिया है, इस पर बहुत कड़ा रुख अपना लिया है। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि जो हमारे डिसीजन मेकर हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो भी एंटी इंडिया गतिविधियों को धार देने की कोशिश कर रहे हैं, संरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी कैसे औकात में लाया जाता है। जो हाल के एक्शन और रिएक्शन है भारत के, उनसे ये साफ हो जाता है। देखिए ओंकार जी, सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय फॉरेन अफेयर्स पे टिप्पणी करूंगा। मेरा पूर्ण विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रणनीति या राजनीति जो है बड़ा रूथलेस है और लॉ ऑफ जंगल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बड़ा शक्तिशाली देश दूसरे को दबोचने की कोशिश करता है
और जो शक्तिशाली होते हैं वो नहीं चाहता कि दूसरा कोई देश शक्तिशाली बने, क्योंकि उनकी जमींदारी खतरे में आती है। गांव का मुखिया नहीं, गांव का जमींदार नहीं चाहता कि कोई दूसरा जमींदार बने। यही सोच है। ये गोरी चमड़ी वाले देश, मैं बहुत ब्लंट टर्म्स इस्तेमाल करता हूं, इनको पच नहीं रहा है कि ब्राउन स्किन वाला देश, ऐसा भारतवर्ष जो हमारे सामने झुकता था, जो 2008 में कंक्रीट प्रूफ होने के बावजूद हमने क्या किया, पाकिस्तान को हम कड़ी निंदा करते हैं। तो हिंदुस्तान की जो छवि थी सॉफ्ट स्टेट की, उसी का फायदा लोग उठाते रहे ओंकार जी, उसी का फायदा उठा रहे हैं। हिंदुस्तान तो एक सॉफ्ट स्टेट है, कुछ भी कर दो, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हम कुछ करेंगे नहीं किसी का, तो बाकी लोग को बल मिलता था। तो बेसिकली आपको जो मैक्रो पिक्चर है, दो चीज है। ये ट्रूडो ने कैनेडियन पार्लियामेंट में ये योग क्यों बोला? पहला उसका मुख्य कारण है कि जिस तरह से वो इंसल्टेड फील किया G20 मीटिंग में, उसकी इज्जत के फलूदे निकल गए। जिस तरह से जो अपोजिशन है कैनेडियन पार्लियामेंट में, वो ऑफेंसिव मूड में आ गया था, है। वो बोल रहा है कि आप बोल रहे हो कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, एलिगेशन है, तो सबूत दो, बिना सबूत के तो बात नहीं होती है। दूसरी बात, 18 जून 23 को निज्जर की हत्या होती है और 3 महीने के बाद आपका ट्यूबलाइट जलता है कि GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है, उसके एजेंट्स इन्वॉल्व है। 3 महीने के बाद, 3 महीने आपके एजेंसीज क्या कर रहे थे ओंकार जी, क्या कर रहे थे? दूसरी बात जो मैं मुख्य कारण बताता हूं, कैनेडियन पार्लियामेंट में अटैक हुआ ट्रूडो पे कि भाई आप चीन से फंडिंग लेते हो, चीन कैनेडियन डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफियर कर रहा है। ये जो विवाद था उसमें गति आ रही थी। तो ट्रूडो ने क्या सोचा, एक सुकाफा छोड़ दो, एक नया बॉम्ब फैला दो, आवाज होगा तो जो चाइना एंगल है वो दब जाएगा। वही उसकी कोशिश है। तो आप समझिए कि दूसरा चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि जो 5I है, इसमें कौन कौन महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं ट्रूडो के पीछे? ट्रूडो ऐसा कमजोर आदमी, कनाडा ऐसा हमारे सामने क्या है, कुछ भी नहीं है ओंकार जी। तो शक्ति कौन प्रदान कर रहे हैं जिसके वजह से ये छड़प रहा था? बिहार में एक कहावत है, एक है, चढ़ जा बेटा बांस पे। जो बोलते हैं चढ़ जा बेटा बांस पे, जब वो चढ़ जाता है तो सीढ़ी खींच लेते हैं, या जो भी है जो चढ़ने का सिस्टम है खींच लेते हैं, वो गिर जाता है, पांव तोड़ लेता है। तो अमेरिका, जो शक्तियां उसको सपोर्ट करी थी, जिसके बल पे ट्रूडो नाच रहा है, वो है अमेरिका, UK, न्यूजीलैंड, चीन, पाकिस्तान। ये लोग हैं जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। अब मैं आता हूं सीधे अमेरिका पे। अमेरिका पे ये बात है कि ओंकार जी की मैं कुछ चीजें कोट करना चाहता हूं। FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और CIA, ये 2 महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं अमेरिका में। क्या ये सच नहीं है कि पन्नू जो है, क्या ये सच नहीं है कि FBI के 2 अफसर्स कुछ सिख खालिस्तानी लीडर से मिले और उनको वार्न किया था कि आप लोग सुरक्षित नहीं हो? क्या ये सच नहीं है कि अमेरिकन सिख कॉकस कमिटी के जो कोऑर्डिनेटर है प्रितपाल सिंह, उनको कैलिफोर्निया के FBI ने बताया कि 2 सिख टारगेट पे हैं? क्या ये सच नहीं है कि ब्रिटिश कोलंबिया गुरुद्वारा काउंसिल के प्रवक्ता मोहिंदर सिंह ने कहा कैनेडियन खुफिया एजेंसी के लोग उनके पास आए थे और चेतावनी दी थी कि कुछ सिख टारगेट पे हैं? क्या ये सच नहीं है 5I के देश, जिसमें अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, UK, ऑस्ट्रेलिया है, ये एक दूसरे से इंटेलिजेंस नोट्स एक्सचेंज करते हैं? और 18 जून को ये वारदात हुआ तो क्या नोट्स एक्सचेंज हुआ, एक क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज का आदान प्रदान हुआ? तो क्या ये सच नहीं है कि कैनेडियन खुफिया एजेंसी ने वार्न किया था कि निजर के लाइफ पे खतरा है? तो सवाल मैं पूछना चाहता हूं अमेरिका से और कनाडा से, आपके इंटेलिजेंस एजेंसी सिख कम्युनिटी के पास जाके बताते हैं और इंटेलिजेंस इनपुट देते हैं कि आप लोग पे खतरा है? ये लोग तो आतंकी हैं। इसका मतलब आतंकी को आप सपोर्ट कर रहे हो। आतंकी को सपोर्ट करो, फिर प्रजातंत्र की बात क्या करते हो? नेशनल सॉवरेनिटी की क्या बात करते हो?
आप तो अबेटमेंट में, क्राइम में अबेट कर रहे हो, ये अबेटमेंट ऑफ मर्डर है, इसमें तो आप खुद लिप्त हो। अब मैं आता हूं अमेरिका के रोल पे, ओंकार जी। जी देखिए, जी। मैं मेजर स्ट्रेटजी समझाना चाहता हूं अमेरिका का। अमेरिका कंट्रोल होता है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी MIC से, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अमेरिका का, वो बहुत पावरफुल है। जॉन एफ कैनेडी शांति की बात की है, उनको सल्टा दिया, मार दिया। तो अमेरिका में MIC के परमिशन के बिना पत्ता नहीं हिलता है। प्रेसिडेंट तो ठीक है, बट ये MIC, CIA और FBI, इनकी मिली भगत है। मैं अब मेन मुद्दे पर आता हूं। सिख फॉर जस्टिस किसने खड़ा किया? CIA और FBI और पन्नू के बीच में क्या कनेक्शन है? तो मैं बहुत ब्लंटली कहता हूं कि CIA ने पन्नू को खड़ा किया, CIA ने सिख फॉर जस्टिस बनाया, CIA प्रमोट करता है पन्नू को, सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, प्रोटेक्ट करता है, इंटेलिजेंस इनपुट देता है, बार बार जहां थ्रेट नजर आता है वहां से इसको शिफ्ट कर देता है, छुपा के रखता है। और आपको याद होगा कुछ महीने पहले जब बातचीत चली थी कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, मर गया है ओंकार जी, वो सडनली गायब हो गया था कुछ एक महीने के लिए, उसके बाद फिर आया। सच है कि वो एक्सीडेंट हुआ था और बहुत तो सीरियसली इंजर्ड। ये बात छुपा के अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हॉस्पिटल में दाखिला किया, ट्रीटमेंट किया, और जब वो ठीक हो गया तो फिर से गरजना शुरू कर दिया। सवाल पैदा होता है कि जब भी मिलिट्री इक्विपमेंट के सेल की बात होती है और लगता है CIA को कि हमारा माल नहीं खरीदेगा भारतवर्ष, तो वो पन्नू को खड़ा कर देता है कि तो अब भांगड़ा शुरू कर दे। उदाहरण S-400 में क्या अमेरिका ने स्टैंड लिया था कि यदि हिंदुस्तान अमेरिका रूस से लिया S-400 तो हम कैटसा लगा देंगे, हम बैन लगा देंगे। तो मोदी सरकार ने कहा हिम्मत है तो लगा के देख ले भाई, अपनी शौक पूरा कर ले। हवा निकल गई, हवा निकल गई। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, एक्सेप्शंस होता है, आप एक्सेप्शंस में हिम्मत नहीं है तुम हमें टच कर सको। ये पुराना हिंदुस्तान नहीं है, सॉफ्ट स्टेट, ये मोदी का हिंदुस्तान है। तो दूसरी बात, रफाल जब परचेज का बात आया तो क्या हुआ? राहुल शुरू हो गया, चौकीदार चोर है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पब्लिक डोमेन में लाओ। भाई तुमको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से मतलब क्या है? क्योंकि चीन ने तुमको कहा कि उसको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन चाहिए तो तुम ढाल बजाना शुरू कर दिए। हु आर यू पॉलिटिकल पार्टी, हु आर यू टू आस्क फॉर टेक्निकल डिटेल्स? आपको मतलब क्या है? आप पॉलिटिक्स करो, मिलिट्री इक्विपमेंट का टेक्निकल डिटेल्स है, हाउ आर यू कंसर्न? तो ये सवाल है। तीसरा चीज, तो जब ये सब हो रहा था तो 2020 में अमेरिका ने पन्नू को सिग्नल दिया कि तू रेफरेंडम का नौटंकी कर। रेफरेंडम हुआ, सो कॉल्ड रेफरेंडम। मैं तो पन्नू से पूछना तो तूने इतना रेफरेंडम किया तो उसका नतीजा क्या निकला, ये भी जरा शेयर कर ले। अब मैं आता हूं ब्रिटेन पे ओंकार जी। ऐसा है कि ब्रिटेन, ये सच है कि लंदन एपी सेंटर है खालिस्तानियों का, वहां जाके ये मेनियल जॉब करते हैं और बस हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, ये सच है। दूसरा सच है कि मिस्टर सुनुक के प्रधानमंत्री बनने के बाद थोड़ा स्थिति में परिवर्तन आया है, थोड़ा सा परिवर्तन आया है, थोड़ा सॉफ्ट हुए हैं। और ये भी सच है, खालिस्तान इशू ही मिस्टर सुनक और भारतवर्ष के बीच में FTA एग्रीमेंट के बीच में बहुत बड़ा रोड़ा है। और इंग्लैंड के लोग बोलते भी हैं जहां हम FTA की बात करते हैं आप खालिस्तान की बात करते हो, क्यों ना बात करें? भाई आप किसी को पनाह दोगे, वो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा पे उंगली उठाएगा, तो हम पहले तो उसके हमारी पहले सुरक्षा है कि पहले दुकानदारी है? पहले तो सुरक्षा है। आपको मेरी सुरक्षा की चिंता नहीं है तो हम आपकी चिंता क्यों करें, हम FTA क्यों करें? दूसरी बात, अब तीसरा देश में आता हूं, जर्मनी में जो कंपनीज है वो ओंकार जी हमारे इंजीनियर्स जो बहुत कैपेबल है, हम लोग तो बेस्ट ब्रेन है विश्व में ओंकार जी, बेस्ट ब्रेन। नासा में कितने इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं भारतवर्ष के साइंटिस्ट निकल जाए तो बैठ जाएगा नासा। तो विश्व जानता है कि हिंदुस्तानी ब्रेन जो है टॉप है, एकदम एकदम थम्स अप, टू गुड। तो जर्मनी में जर्मन कंपनी बुलाती है, कोई दामाद तो हमारे हम है नहीं कि हमको बुलाया जाएगा ऐसे बिना कैपेबिलिटी के। अब वहां के पॉलिटिशियंस और वहां के जर्मन सोचते हैं कि हिंदुस्तानी आके हमारा नौकरी छीन रहे हैं, तो द्वेष, ईर्ष्या,
तो क्या करो, हिंदुस्तान को डिफेंसिव मोड में डालने के लिए खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स KZF का संगठन किया गया। और जर्मन्स ने 2 लोगों को एसेट बनाया खालिस्तान का, गुरमीत सिंह बग्गा और भूपेंद्र सिंह भेंट, इनको खड़ा किया। और जर्मनी भी खालिस्तानी सपोर्टर है, इनको फंडिंग करता है, इनको सपोर्ट करता है, इंटेलिजेंस इनपुट देता है और भारत के खिलाफ षड्यंत्र करता है। अब एक और बिंदु, चाइना। जैसा मैंने शुरू में कहा कि जब ऑपोजिशन ने चाइना का मुद्दा उठाया तो ट्रूडो तो डर गया कि अब इलेक्शन, उसको वो तो देख ही रहा है कि पॉपुलैरिटी डाउन हो रही है, 63% उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। पॉपुलैरिटी में अभी कल परसों का पॉपुलैरिटी का फिगर आया, 56% उसके अगेंस्ट है। तो सवाल पैदा हो, देख रहा है पॉलिटिकल डेथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ऑपोजिशन ने अटैक किया कि आप चाइना को आप कनाडा के इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर करने का मौका क्यों दे रहे हैं, आप एक्शन क्यों नहीं लेते। तो ये तो सच है, चाइना उसको हैवी फंडिंग करता है, उसके पार्टी को। तो जो हैवी फंडिंग करता है उसके खिलाफ मुंह क्या खोलोगे। राहुल गांधी क्या मुंह खोलेगा चाइना के खिलाफ। 2008 कहां जाएगा फिर MOU। तो सवाल ये पैदा होता है, जब इसने देखा ट्रूडो ने कि अटैक की जो गति है बढ़ रही है, बस उसने नया सुगाफा छोड़ दिया, सुफागा छोड़ दिया कि भाई नेचर को मारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, ये खेल खेल गया। जब ये न्यूज आया, वो न्यूज दब गया चाइना वाला। तो सवाल ये है कि पुराना हिंदुस्तान में और नए हिंदुस्तान में बहुत फर्क है। मोदी जी एक ही फिलॉसफी में विश्वास करते हैं, सठम साठ्यम समाचरे। या आप लाठी की भाषा समझते हो तो हम लाठी ही इस्तेमाल करेंगे, सॉफ्ट टॉक नहीं होगा कि भाई मान जाओ, देखो हम निंदा करते हैं, ये सब बकवास नहीं इनके डिक्शनरी। मोदी जी की डिक्शनरी में ये सब है ही नहीं। तो अभी जो हम लोग, जैसे जैसे आपने कहा कि चंडीगढ़ में, अमृतसर में सब प्रॉपर्टी इनका एसेट सीज किया जा रहा है, कन्फिस्केट किया जा रहा है। अटैचमेंट और कन्फिस्केशन में फर्क है। कन्फिस्केट किया जा रहा है, उन प्रॉपर्टी में उनका कोई हक ही नहीं बनता है। तो मोदी जी खालिस्तान के इकोसिस्टम पे लात मार रहे हैं। और इकोसिस्टम क्या है ओंकार जी? इनके फाइनेंशियल एसेट्स, इनके इमूवेबल प्रॉपर्टी, इनके लिंक्स, इनके बैंक अकाउंट, इनके कॉन्टैक्ट, फिर इनका पंजाब आना, पंजाब से जाना। वीजा ही कैंसिल कर दिया। ट्रूडो को हिम्मत है तो तुम वीजा कैंसिल करके दिखाओ हिंदुस्तानियों के लिए। अरे तुम्हारा तो एजुकेशन, यूनिवर्सिटी सब ठप हो जाएगा। तुम्हारा इतना इनकम आता है हमारे बच्चों से, हिम्मत है तो करके दिखाओ। नहीं कर सकते। तो सवाल ये पैदा होता है कि मोदी जी अब, जैसे NSA साहब बोलते हैं, एग्रेसिव डिफेंस। कभी हम डिफेंड करेंगे, कभी हम एग्रेसिव में। पहले खाली था डिफेंस डिफेंस डिफेंस, अब अभी अजीत डोभाल जी बोलते हैं एग्रेसिव डिफेंस। वही दिख रहा है। तो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने फैसला कर लिया है कि भाई नो मोर नॉनसेंस बर्दाश्त होगा, हम तुमको तुम्हारी भाषा में जवाब देंगे और जिस हद तक जाना हो उस हद तक जाएंगे। तुम्हारे पेट में लात मारेंगे, तुम्हारा प्रॉपर्टी जो एसेट्स है उसको हम सीज करेंगे, हम तुमको पंजाब ही नहीं आने देंगे। आप मेरे घर में आग तब लगाइएगा ओंकार जी, जब मैं आप में अपने घर के बगल में आने दूंगा आपको। जब आने नहीं दूंगा तो आग कैसे लगाइएगा? लगाते रहिए कनाडा में, नो प्रॉब्लम। ये कहानी है, पूरा पिक्चर ये है ओंकार जी। बहुत सही जानकारी सिन्हा साहब आपने दी है। मेरे पास कुछ जानकारियां हैं। एक तो NIA ने मार्च में एक चार्जशीट दाखिल की थी और इसमें ये जानकारी दी थी कि ये जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल है, इसकी जड़ें इस समय पाकिस्तान में हैं और जो इसका चीफ है वाधवा सिंह बब्बर, ये ISI के संरक्षण में है और वहाँ दाऊद इब्राहिम के संपर्क में भी है। और जो इसका डिप्टी है मेहल सिंह, वो भी वांटेड है भारत में। वाधवा सिंह बब्बर भी वांटेड है। 1995 में जो पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअत सिंह की हत्या हुई थी, उसमें भी ये इन्वॉल्व है। लेकिन चार्जशीट में क्या बताया है NIA ने? उसने बताया है कि ये जो BKI है, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, ये ऐसे बहुत सारे तड़ीपार खालिस्तानियों, आतंकवादियों को अलग अलग देशों में बसाने में मदद कर रहा है।
इनमें पाकिस्तान है, उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, स्कैंडिनेविया है। यहाँ इनको ये बसा भी रहा है और कुछ और अहम जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं कि गैंगस्टर और खालिस्तान समर्थकों के बीच में एक नेक्सस हुआ है, एक नेटवर्क तैयार किया गया है टारगेट किलिंग के लिए। और खालिस्तानियों को ये जो गैंगस्टर हैं ये शूटर उपलब्ध करा रहे हैं और इन्होंने जो हमारे महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रतिष्ठान हैं उनको टारगेट बनाया है। लाल किला पर जो बवाल हुआ था उस तथाकथित किसान आंदोलन के दौरान, वो दर्शकों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, याद होगा। इसके अलावा मोहाली में जो पंजाब पुलिस का खुफिया मुख्यालय था उस पर था नहीं बल्कि है उस पर आरजीपी का हमला। इसके अलावा भी ये जानकारी दी गई है एनआईए के द्वारा कि ये जो खालिस्तानी हैं इनको जो शूटर्स वगैरह और गैंगस्टर जो उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, दिल्ली के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। और ये भी जानकारी दी गई है कि कई देशों में बीकेआई यानी बब्बर खालसा इंटरनेशनल की जड़ें इस समय जमी हुई हैं। इन देशों के नाम भी दिए गए हैं। ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, बेल्जियम है, जर्मनी है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। सिन्हा साहब, इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इनको संरक्षण दे रहे हैं, पनाह दे रहे हैं। इनको भारत विरोधी प्रदर्शन और जो हमारे कॉन्सुलेट हैं, जो हमारे उच्चायोग हैं, दूतावास हैं, उन पर हिंसक प्रदर्शन करने, तोड़फोड़ तक की इजाजत दे रहे हैं और इसकी जानकारी हमारे विदेश मंत्रालय को इन देशों को देनी पड़ रही है। तो भारत इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिश का शिकार है और इससे भारत को निपटना है। देखिए ओंकार जी, पहले तो जो आपने कहा बाबर खालसा इंटरनेशनल, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका देता हूं, उसके बाद आपके पास प्रश्न पे आऊंगा। ये देखिए, एक आईएसआई का एक अफसर था, मेजर शाहिद महमूद चौधरी, उसको चौधरी साहब बोला जाता है। उसका जैसे हमारा हिंदुस्तान में है आईसी नंबर, इंडियन कमीशन, जैसे मेरा नंबर है IC 27206, तो वैसे ये पाकिस्तान आर्मी का PA 35043 इसका नंबर है, पाकिस्तान आर्मी नंबर। ये पंजाब सेल का चीफ बनाया, उसको प्रमोट किया गया और लेफ्टिनेंट कर्नल बना के लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद महमूद चौधरी को पंजाब का चीफ बनाया गया सेल का, और खालिस्तानी को प्रमोट करने के लिए इसने और ये इसका कमीशन हुआ था 13 अक्टूबर 1995 को, और 10 अगस्त 12 को ये प्रमोट हुआ था एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल। ये 25 बलूच रेजिमेंट का ऑफिसर है जो कि ISI के ऑर्गेनाइजेशन में आ गया है। इसने जो ही ये टेक ओवर किया पंजाब सेल, तो 3 इंपॉर्टेंट संगठन को इसने एक्टिवेट किया। पहला था बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI, दूसरा था खालिस्तानी कमांडो फोर्स KCF, और तीसरा था इंटरनेशनल यूथ फोर्स। तीनों यूनिट्स को इसने एक्टिवेट किया, अमेरिका में और ब्रिटेन में एक्टिवेट किया। अब ये तीनों संगठन जो था, इनका एम था कि पूरा अमेरिका ब्रिटेन में फैलो, आतंकवाद फैलाओ, एंटी हिंदुस्तान प्रतिक्रिया शुरू करो। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस खेल में, आप समझिए, इस खेल में स्वाभाविक है इसके सपोर्टर चीन होंगे, लेकिन दुख मुझे ये लगता है कि यदि ये USA में फैला हुआ ये सब 3 संगठन, तो US के मिस्टर बाइडेन जो मैत्री की बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो उनका क्या फर्ज नहीं बनता है कि हमारा हित देखें? वो प्रेसिडेंट होके क्या CIA FBI का ब्रीफिंग नहीं लेते होंगे? क्या उनको पता नहीं कि BKI KCF और इंटरनेशनल यूथ फोर्स फंक्शनल है उनके देश के अंदर? वो क्या, उन्होंने क्या हरकत किया? तो हमको कन्फ्रंट करने की जरूरत है मिस्टर बाइडेन को कि धंधा चाहते हो, मिलिट्री इक्विपमेंट बेचना चाहते हो, या इस तरह की छोटी मोटी अठन्नी चौन्नी का गेम खेलना चाहते हो? ये आपको समझना होगा। तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो इतनी बड़ी साजिश हो रही है, और उसमें पाकिस्तान का ये शाहिद महमूद चौधरी, जिसको चौधरी साहब कहते हैं, वो
वही है फोकल सेंटर, वही है बदमाशी का जड़। और इसमें CIA इन्वॉल्व है, जर्मनी इन्वॉल्व है, ब्रिटेन इन्वॉल्व है। ऑस्ट्रेलिया का तो मैं 50-50 कहूंगा, क्योंकि उसने तो ट्रूडो को शटअप कॉल दिया। उसने कहा जस्ट चिल। जब विवाद पे टिप्पणी मांगा गया प्रधानमंत्री से, तो उसने कहा जस्ट चिल ट्रूडो को, मतलब थोड़ा ठंडा हो जाओ। तो ये खेल है। मैं आपको ओंकार जी बोलना चाहता हूं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और 2024 के पहले षड्यंत्र की इंटेंसिटी, गति बढ़ेगी, क्योंकि सोरोस $100 बिलियन से साइडलाइन किए हुए है मोदी जी को हराने के लिए। इनको पच नहीं रहा है। अब जैसे 370 हटा, अभी 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 वुमेन रिजर्वेशन बिल आया, अभी हम जो अयोध्या में मंदिर का हो गया, इनॉग्रेशन होगा, वो इनको पच नहीं रहा है। इनको दिख रहा है कि हार निश्चित है, तो ये किसी भी स्तर पे गिरने के लिए तैयार हैं और राजद्रोह करेंगे कुछ पॉलिटिकल लोग, और ये इसमें ये सब शामिल होगा और ये सब संगठन शामिल होगा। तो जो सॉवरेंटी की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, मैत्री की बात करते हैं, प्रजातंत्र की बात करते हैं, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि आप हमारे मित्र हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, तो आप हमारा हित कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो मिस्टर बाइडेन? ये बताइए, कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो? खाली दुकानदारी, मिलिट्री इक्विपमेंट बेचोगे, हमसे पैसा कमाओगे, हमारा हित करोगे, हमको कमजोर करने की कोशिश करोगे, घोड़ा चमड़ी वर्सेस ब्राउन चमड़ी खेल खेलोगे। ये नहीं चलेगा। ये मोदी सरकार है, ये खेल नहीं चलेगा। जैसा आप डिजर्व करते हो वैसा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। यदि आप पानी पूरी डिजर्व करते हो तो हम आपको खीर नहीं देंगे। सिंपल एज दैट। और सिन्हा साहब, ये जो ट्रूडो ने बेवकूफ़ी की है, जिसको कनाडा का पप्पू बोला जा रहा है, इसने एक अवसर दे दिया भारत को। अभी तक तो भारत चुप बैठा था या अंदर ही अंदर कार्रवाई कर रहा था। अब तो इसके बयान ने, जिस तरीके से इसने भारत को बदनाम करने की कोशिश की है, भारत के लिए अवसर के दरवाजे ही खोल दिए हैं। भारत ने कई स्तरों पर अब खालिस्तानियों की नकेल कसने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि जो OCI पहचान पत्र होते हैं, यानी जो जिनकी जड़ें भारत में थी या भारत के मूल निवासी थे और जो विदेशों में जाकर के अब बस गए हैं, वहाँ की नागरिकता ले ली है, तो उनको OCI कार्ड दिए गए थे और उनको फ्रीली भारत में आने जाने की व्यवस्था दी जाती है। ये OCI कार्ड वापस छीने जाएंगे इनसे। इनके पासपोर्ट अगर भारतीय हैं तो वो ख़त्म किए जाएंगे, यानी इनकी एंट्री बैन की जा रही है। इनकी संपत्तियों की पहचान करने को राज्य सरकारों को कह दिया गया है। इनकी संपत्तियां सीज की जाएंगी, जब्त की जाएंगी, गवर्नमेंट में मिलाई जाएंगी। अलग अलग देशों को इनके फोटोग्राफ, इनके वीडियोज, जो इन्होंने भारत के खिलाफ बदतमीजियां की हैं, उसकी जानकारी दी गई है। यानी शिकंजा पूरी तरीके से कसा जाएगा। और अब अगर ये ट्रूडो जैसे लोग कनाडा में रहेंगे तो ये वहीं कहीं ओटावा के पास या दूसरे जो वैंकूवर वगैरह हैं उसके बगल में कहीं खालिस्तान बनाएं, क्योंकि भारत तो इनको अब यहाँ घुसने की इजाजत नहीं देगा। ओंकार जी, ट्रूडो ने बहुत भारी भूल कर दी है। मेरा ख्याल है अमेरिका के इशारे में उसने बहुत गलत कदम उठाया। उसने सोचा कि एक तीर से दो चिड़िया गिराऊंगा, मारूंगा। एक तो चीन का बवाल ठंडा कर दूंगा और दूसरा अमेरिका के इशारे पे हिंदुस्तान को डिफेंसिव मोड में डाल दूंगा। दोनों जगह बैकफायर किया, दोनों जगह बैकफायर किया है। सवाल ये पैदा होता है कि मोदी जी इतने मतलब परिपक्व है, ब्रेन रखते हैं कि उन्होंने कहा पहले शतरंज का चाल तू चल, फिर मैं अपना चाल डिक्टेट करूंगा। इसने गलत चाल ये खेल गया। ट्रूडो गलत चाल खेला तो मोदी जी को मौका मिल गया। जो ही इसने ये स्टेटमेंट दिया और हमारे डिप्लोमेट को, वर्मा साहब को हिंदुस्तान वापस भेजने की प्रतिक्रिया शुरू की, मोदी जी एकदम खुश हो गया। आजा बेटा, अब तो मेरे अनुसार तू चाल चल रहा है। तो शह मात की तैयारी कर दिया है मोदी जी ने। तो अब क्या हुआ है, सबसे बड़ी वीजा कैंसिल। अब ये खालिस्तानी ऐसे आएंगे कैसे? आप जिस OCI की बात करते हैं, मतलब OCI का फुल फॉर्म है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया।
जिस जिस यदि OCI कार्ड होल्डर हैं, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो आपके स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, आप पंजाब में आ सकते हो, जा सकते हो। जब वो भी कैंसिल हो जाएगा, वीजा नहीं है, तो आप आओगे कैसे पंजाब में? अपना प्रॉपर्टी का लुक आफ्टर कहां कैसे करोगे? वो सब तो अब सरकार की प्रॉपर्टी हो रही है। तो जो इको स्ट्रक्चर था, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था, धीरे धीरे मोदी जी कभी हाथ काट रहे हैं, कभी नाक काट रहे हैं, कभी कान काट रहे हैं, कभी पांव काट रहे हैं। ये तो लुल्हा की तरह बेड पे पड़ा रहेगा ट्रूडो, कुछ बचा ही नहीं। बचा कहा? मोदी जी इसी ताक में थे कि एक गलती मूव तो कर, और ट्रूडो ने गलत मूव कर दिया मोदी जी के अनुसार, और मौका दे दिया इनको। अब जब मोदी जी ऑफेंसिव मोड में आ रहे हैं, यही बिना ट्रूडो के प्रोवोकेशन के मोदी जी ये किए हो जाता। नहीं, प्रजातंत्र बिलीव नहीं करते हैं, मोदी जी रिश्ता को खराब कर रहे हैं, मोदी जी हैं, तो ये सब बवाल शुरू हो जाता। लेकिन अभी तो कहानी कुछ और है। आपने हमें मौका दिया चाटा मारने के लिए, अब तो धड़ाधड़ हम चाटा मारेंगे। रो, विधवा विलाप करो, हम खुश होंगे। तो ये बहुत बड़ी गलती ट्रूडो ने कर दी है। और पॉपुलैरिटी तो डाउन है ही, चाइना फैक्टर है ही। आप देखिए, मैं तो एक दो वीडियो देख रहा था ओंकार जी, अपोजिशन वाले तो इसकी मतलब इज्जत का फलूदा निकाल दिए हैं। वो खुद कह रहे हैं कि सबूत दो ना, हिंदुस्तान के खिलाफ सबूत है, सबूत दो। अपोजिशन वाले कनाडा पार्लियामेंट में सबूत मांग रहे हैं, बोलते हम लोग तो चुप हैं। उनके खुद पॉलिटिशियन मांग रहे हैं सबूत। खेल ये है। तो बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया। देखिए, आप यदि परिपक्व नहीं है, आपका एक कदम आपको बर्बाद कर सकता है। वही ट्रूडो का हुआ है, जिसके इशारे पे नाचा। यूक्रेन क्या है? दूसरे के इशारे पे नाचने का खेल है। बर्बाद कर दिया। जेलेंस्की ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। जो सीरियल्स का एक्सपोर्टर था, आज किसके साथ संधि कर रहा है? सवाल ये होता है। कनाडा और यूक्रेन में संधि हो रही है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे को। एक भिखमंगा दूसरे भिखमंगा से दोस्ती कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया ट्रूडो ने। और इसका बट दुख की बात है कि इसकी बहुत बड़ी कीमत कैनेडियंस को चुकानी पड़ेगी। और कभी कभी मुझे दुख लगता है कि हमारे बच्चे जो बेचारे पढ़ रहे हैं कनाडा में, हो सकता है उनको भी थोड़ा सा कष्ट हो जाए, हो सकता है। बट क्या करें, जब राष्ट्र हित की बात आती है तो इन बच्चों को थोड़ा तो सफर करना पड़ेगा। दुख लगता है, बट क्या किया जाए। सिन्हा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच आपका। नमस्कार। भारत माता की जय।